अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंगल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी थर्ड PYQ सीरीज़ का पार्ट 5। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियों या ट्रेंड्स की विवेचना कीजिए। उत्तर है, भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वृद्धि की दिशा, गति और प्रकार समय के साथ बदलते रहे हैं। प्रवृत्तियों को ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन निर्धारित करते हैं। अब इसकी मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है धीमी वृद्धि का चरण। यह 1901 से 1921 तक का चरण रहा। इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण वृद्धि काफ़ी कम रही, क्योंकि जन्म दर यदि उच्च है तो बच्चे अधिक पैदा हो रहे हैं, लेकिन उच्च मृत्यु दर होने के कारण मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वृद्धि दर जो है वो कम हो जाती है। तो 1921 जो था महान विभाजन वर्ष था, क्योंकि पहली बार जनसंख्या परिवर्तन की स्पष्ट दिशा दिखाई दी। यहाँ पर पहली बार ऋणात्मक जनसंख्या दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है मध्यम वृद्धि, यानी 1921 से 1951 स्वास्थ्य सुधार से मृत्यु दर कम और जन्म दर काफ़ी ऊंची हो गई, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो गई और उसकी वजह से जन्म दर जो है वो धीरे धीरे कम हुई, लेकिन मृत्यु दर जो है वो काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुधार हुआ और जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। अब नेक्स्ट है तेज वृद्धि, यानी जनसंख्या विस्फोट। यहाँ पर 1951 से 1981 का जो काल है, वहाँ चिकित्सा प्रगति बहुत ज़्यादा हुई, बाल मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई और परिवार बड़ा हो गया। यानी यहाँ पर इस काल को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है धीमी होती वृद्धि। 1981 से 2011 तक क्या हुआ है, परिवार नियोजन को शामिल किया गया, शिक्षा काफ़ी तीव्र हो गई, काफ़ी बड़ी है, शहरीकरण का प्रभाव भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से जो वृद्धि है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर, क्योंकि परिवार नियोजन को अपना रहे हैं लोग, और जो जन्म दर है वो कम हो रही है और मृत्यु दर भी कम हो गई है मेडिकल फैसिलिटीज़ के बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय असमानता। दक्षिणी भारत में कम वृद्धि, जबकि उत्तरी भारत में वृद्धि अधिक है। ये देखिए, ये इस वजह से है क्योंकि उत्तर भारत एक मैदानी इलाका है और यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हैं, और इसी वजह से जो जनसंख्या है वो अधिक है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है जनसांख्यिकीय परिवर्तन की झलक। कार्यशील आयु वर्ग की बढ़ोतरी। देखिए, कार्यशील आयु वर्ग यानी ये होता है हमारा 18 से 58, ये कई बार 60 भी बोला जाता है उसको। तो ये कार्यशील आयु वर्ग है और इसकी बढ़ोतरी होने से जनसंख्या परिवर्तन जो है उसकी झलक नज़र आती है। नेक्स्ट है भविष्य की प्रवृत्ति जो है, वहाँ पर स्थिरता और वृद्धावस्था जनसंख्या की ओर बढ़त, क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे जो है जनसंख्या वृद्ध होती जाएगी, क्योंकि लोग देर से मरेंगे। और जनसंख्या स्थिर इसलिए हो जाती है क्योंकि ज़्यादा शिक्षा की होने की वजह से, जो महिला साक्षरता अधिक होने की वजह से महिलाएं ज़्यादातर रोजगार करती हैं, और जो जन्म दर है वो कम हो जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे कम पैदा करती हैं। उसकी वजह से जनसंख्या स्थिर होने लगती है और वृद्धावस्था जनसंख्या की ओर बढ़ जाती है। तो ये सारी के सारे ट्रेंड्स थे, यानी प्रवृत्तियाँ थी जनसंख्या की। अब निष्कर्ष देखते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ समयानुसार परिवर्तित हो रही हैं, समय के साथ साथ यानी बदल रही हैं। वर्तमान परिदृश्य में स्थिरता, नियंत्रण, वृद्धि और जनसंख्या संरचना में बदलाव स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो विकास नियोजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनसांख्यिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका उत्तर देखते हैं। जनांकिकीय या जनसांख्यिकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है वह
प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत किसी देश की जनसांख्यिकी संरचना समय के साथ बदलती है, अर्थात समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ जन्म दर और मृत्यु दर में भी क्रमिक परिवर्तन होने लगते हैं। यानी जैसे जैसे आर्थिक और सामाजिक विकास होता है किसी भी समाज का, वैसे वैसे जन्म दर और मृत्यु दर में भी क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। और इसे ही थॉम्सन और नोटेस्टीन द्वारा 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम अवस्था है उच्च जन्म और मृत्यु दर और धीमी वृद्धि। यानी प्रथम अवस्था को बोला जाता है उच्च जन्म, मृत्यु दर और धीमी प्रवृत्ति यानी धीमी वृद्धि। यानी जनसंख्या जो जन्म दर है वो भी उच्च है और मृत्यु दर है वो भी उच्च है, और जिसकी वजह से जो वृद्धि दर है वो काफ़ी धीमी हो गई है। अब ये देखते हैं, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर काफ़ी ऊंचे हो गए हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्था होती है यहाँ पर, और जनसंख्या कम होती है और साक्षरता भी काफ़ी कम होती है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, प्रौद्योगिकी का स्तर काफ़ी निम्न होता है, यानी प्रौद्योगिकी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय में विश्व का कोई भी देश इस अवस्था में नहीं है, क्योंकि ये आदिमकालीन प्रवृत्ति दिखाती है, यानी आदिमकालीन समाज की ओर दर्शाती है। आज वर्तमान युग में ऐसा विश्व में कोई भी देश नहीं है जो इस अवस्था में हो। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय अवस्था। यहाँ उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर होती है। जन्म दर उच्च बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर घट जाती है और तीव्र वृद्धि को दर्शाती है द्वितीय अवस्था। औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है और नगरों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो गई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गई है और जन्म दर जो है ऊंची बनी हुई है। जो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि होती है। इसे तीव्र जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है, यानी द्वितीय अवस्था तीव्र जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। वर्तमान युग में आज नाइजर, बोलिविया, पाकिस्तान जैसे देश इसी अवस्था में हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम तृतीय अवस्था, यानी यहाँ पर क्या होगा, घटती जन्म दर हो गई है और मृत्यु दर भी धीमी हो गई है या स्थिर वृद्धि, धीरे धीरे स्थिरता की ओर ये जनसंख्या है वो जा रही है। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं और जन्म दर घटती या बढ़ती रहती है। नगरीकरण में वृद्धि होती है तथा तकनीकी ज्ञान उच्च स्तर का होता है, काफ़ी उच्च स्तर हो जाता है तकनीकी ज्ञान का। इस अवस्था में भारत, चीन और कई यूरोपीय देश भी इसी अवस्था में आ गए हैं। और एक चतुर्थ अवस्था भी बताई जाती है जिसमें विकसित देश जैसे जापान, जर्मनी इत्यादि आ गए हैं। ये ऋणात्मक अवस्था की ओर जाती है, यानी जनसंख्या ऋणात्मकता की तरफ चली जाती है। इसका निष्कर्ष देखते हैं। जनांकीय संक्रमण यह दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति के साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि दर में नियमित परिवर्तन होता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे एक समाज ग्रामीण और अशिक्षित से नगरीय और साक्षर अवस्था में परिवर्तित होता है। इसी को जनांकीय संक्रमण या जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, चावल की कृषि की भौगोलिक दशाओं, उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चावल भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न तथा सबसे अधिक लोगों का मुख्य भोजन है, यानी लोग इसको सबसे ज़्यादा अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। ये प्राथमिक भोजन माना जाता है। इसके बाद गेहूँ को खाद्यान्न फसल माना जाता है, लेकिन प्रथम चावल को ही माना जाता है। यह कृषि, रोजगार, ग्रामीण जीवन और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। इसके उत्पादन और वितरण में क्षेत्रीय जो भिन्नताएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक दशाएं। तापमान आवश्यकता, यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वर्षा की आवश्यकता है। इसको 100 से 200 सेंटीमीटर तक अधिकतम अनुकूल वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद भूमि का प्रकार देखते हैं। जलोढ़, दोमट,
या डेल्टाई मिट्टी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है खड़ी फसल हेतु जल भराव लाभकारी, यानी यदि धान की फसल या चावल की फसल खड़ी हुई है तो उसमें जल भरा हुआ अगर रहे तो वो उसकी फसल के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होता है। नेक्स्ट है सिंचाई आधारित क्षेत्र हरित क्रांति के बाद उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन काफ़ी बढ़ा दिया गया है और हरित क्रांति के बाद इसका उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। उत्पादन व वितरण, भारत विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। भारत में हरित क्रांति ने चावल की उत्पादकता काफ़ी बढ़ाई है। पश्चिमी बंगाल प्रथम स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में भी चावल का अच्छा उत्पादन होता है। पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन कम होता है। इसका निष्कर्ष देखते हैं। चावल का उत्पादन जलवायु, मिट्टी, सिंचाई, कृषि तकनीक इत्यादि पर निर्भर करता है। भारत में इसका वितरण असमान है, जो क्षेत्रीय, प्राकृतिक व आर्थिक विविधताओं को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।